क्या बताए थे तुमको एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए? कि मान लो कि कोई सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र है कुछ ऐसा। तो इस एक समान विद्युतीय क्षेत्र में अगर हम दो बिंदुओं के बीच के विभव का बात किए थे, विभवांतर का, तो इस विभवांतर में दो चीज का बात किए थे कि अगर एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, एक बिंदु है ये, और एक दूसरा बिंदु है ये। सुनिए, ये दो बिंदु कहीं भी आप ले सकते हैं विद्युतीय क्षेत्र में, ठीक है। तो आज जो हम लोग लेने वाले हैं वो एक बिंदु मान लो यहाँ लेते हैं और एक दूसरा बिंदु मान लो यहाँ लेते हैं। तो अगर इस ए से बी तक आने में आप विस्थापन का बात करें, तो ए से बी तक आने में जो आपका विस्थापन होगा, ये विस्थापन इसको क्या बोलिएगा आप? वेक्टर आर, ठीक ना। ये वेक्टर क्या बोलिएगा आप? इसको वेक्टर आर है ये। अब देखो कि ये आर जो है विद्युत क्षेत्र के साथ हमेशा एक जैसा कोण बना रहा है। विद्युत क्षेत्र के साथ देखिए, अगर यहाँ आप बात करिए तो विद्युत क्षेत्र ऐसा, ये कोण कितना? थीटा। अगर यहाँ पर बात करिए तब भी ये कोण कितना? यहाँ पर बात करिए तब भी ये कोण कितना? क्योंकि सारी रेखाएं समानांतर रेखाएं हैं। ये आर तिर्यक रेखा के जैसा है, तो हर जो कोण होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एकांतर कोण ये कैसा होगा? बराबर होगा। अब देखो कि यहाँ पर मैं तुमको क्या बोला था कि विद्युत विभव में जो संबंध बताया था लास्ट टाइम, वो क्या बताया था? डेल्टा भी बराबर हम लोग क्या निकाले थे? ई डॉट आर। अब इस ई डॉट आर में मैं क्या बोला था कि जब भी हम लोग बेटा विद्युत क्षेत्र के दिशा में बढ़ते हैं तो विभव घटता है, और जब विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बढ़ते हैं तो विभव क्या होता है? बढ़ता है। तो एक्चुअली ये चीज जो था ये था क्या? माइनस ई डॉट आर। लेकिन हम तुमको क्या बोले थे कि इस माइनस ई डॉट आर में माइनस को तुम छोड़ दो, चेंज पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये बस तुम देख लो कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो अगर विभव विपरीत दिशा में चलने से बढ़ रहा है मतलब चेंज कैसा है? पॉजिटिव। और अगर विद्युत क्षेत्र के दिशा में जाने से विभव घट रहा है, इसका मतलब चेंज कैसा है? नेगेटिव। तो मैं आपको लास्ट टाइम ये भी याद करवाया था क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा भी मॉड भी इक्वल टू हम लोग कितना लिखेंगे? ई डॉट आर लिखेंगे। ये था क्या? एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए संबंध। इस पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किया था लास्ट टाइम, है ना। अब देख लो कि अगर हम लोग आज बात करें असमान विद्युतीय क्षेत्र के लिए, कि विद्युतीय क्षेत्र कैसा हो? असमान हो। तो अगर असमान विद्युतीय क्षेत्र के लिए बात करोगे, असमान विद्युतीय क्षेत्र के लिए, तो ध्यान देना कि असमान विद्युतीय क्षेत्र का मतलब क्या? कि हर जगह विद्युत क्षेत्र जो है तो एक जैसा नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा। अब अलग अलग दो तरीके से हो सकता है, या तो परिमाण अलग अलग रहे, दिशा अलग अलग रहे, या दोनों ही क्या रहे? अलग अलग रहे। लेकिन देखिए कि असमान विद्युतीय क्षेत्र में हर जगह पर जो है सो आपका विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। अब मान लीजिए कि आपका जो विद्युतीय क्षेत्र है वो है कुछ ऐसा, आपका जो विद्युतीय क्षेत्र है वो है कुछ ऐसा। ये बताइए तो एक समान विद्युतीय क्षेत्र है कि असमान विद्युतीय क्षेत्र है? असमान विद्युतीय क्षेत्र है। क्यों भाई? कि दो क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती जा रही है? बदलती जा रही है। और जब दो क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी बदल रही है, अलग अलग है, इसका मतलब यह विद्युतीय क्षेत्र कैसा है? असमान है। इस विद्युतीय क्षेत्र में हर एक बिंदु पर जो है सो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? अलग अलग होगी। इतनी बातें तो समझ में आ रही है। अपने पास संबंध क्या है? तो अपने पास संबंध ये है कि जो डेल्टा भी अपना लिखते हैं, डेल्टा भी इक्वल टू वो कितना लिखते हैं? ई डॉट आर। लेकिन इसमें शर्त ये है दोस्त कि आर और ई दोनों क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। आर के रिस्पेक्ट में ई क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, नियत होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, तभी ये संबंध लिखते थे। अब अगर इसमें कोई सा हम बड़ा सा विस्थापन ले लेंगे आर, अगर हम कोई बड़ा सा विस्थापन इसमें मान लीजिए ले लेंगे आर, ये वाला, ये पीला वाला आपको दिखा रहा है ए से लेकर के बी तक का, मान लीजिए इसमें एक कोई बड़ा सा हम विस्थापन ले लिए, क्या? आर ले लिए, ये बड़ा सा विस्थापन। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र अलग है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र अलग है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या है? अलग है। आप यहाँ पर डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा नहीं पाएंगे। लेकिन आप जरा सा ये बताइए कि ये आर हम एक ही बार बहुत बड़ा नहीं लेकर के, एक ही बार हम बहुत बड़ा आर नहीं लेकर के, अगर हम बात करें कि यहाँ से अगर ए से लेकर के हमको दोस्त बी तक जाना है, तो हम यहाँ से एक ही बार में ए से बी तक नहीं जाएंगे।
हम बहुत छोटा छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करके जाएंगे, डी आर डी आर डी आर डी आर, बहुत छोटा छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करके इनफाइनाइट कदम में हम ऐसे बी तक जाएंगे। तो पहला जो आप डी आर उठाइएगा, ये बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर आप पहला उठाइएगा डी आर, ये डी आर यहाँ दिख रहा है बहुत बड़ा, लेकिन ये बहुत छोटा है। तो बताओ, तो बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए विद्युत क्षेत्र का मान नियत रहेगा कि नहीं रहेगा? बहुत छोटे से मान के लिए विद्युत क्षेत्र का मान नियत रहेगा। अब जब नियत रहेगा तो बहुत छोटे से चेंज के कारण, है ना, डीआर के कारण जो है, विस्थापन डीआर के कारण जो आपके विभव में अंतर होगा वो भी बहुत छोटा होगा। विस्थापन डीआर के कारण जो आपका विभवांतर होगा दोस्त, ये विभवांतर भी क्या होगा? बहुत छोटा होगा। और इस विभवांतर छोटे से को हम क्या बोल देते हैं? डीवी। अरे बहुत दूर लेके जाएंगे तो बहुत अधिक काम करना पड़ेगा, विभवांतर बड़ा रहेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा खिसका दिए तो काम भी तो थोड़ा सा ही करना पड़ा है। तो अगर विस्थापन छोटा सा है डी आर, तो विभवांतर भी कितना होगा? डीवी। अब देखो कि इस छोटे से विस्थापन के लिए विद्युत क्षेत्र का मान कैसा रह रहा है? नियत की बढ़ रहा है, नियत रह रहा है। बहुत छोटा सा विस्थापन किए तो विद्युत क्षेत्र कितना बदला? नहीं के बराबर में बदला। नहीं के बराबर में बदला मतलब विद्युत क्षेत्र यहाँ पर क्या रह जाएगा? नियत रह जाएगा। और जब नियत विद्युत क्षेत्र रह जाएगा दोस्त, तो इसको हम लोग डीवी को हम लोग नियत विद्युत क्षेत्र ई डॉट छोटा सा विस्थापन डी आर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। अब मान लीजिए कि हमको ए से लेकर के बी तक जाना है, तो ए का जो विभव है वो भी ए है, और बी का जो विभव है वो कितना है? बी बी। ए का जो पोजीशन है वो R1 है, और बी का जो पोजीशन है वो कितना है? R2 है। तो अब अगर आपको कुल विभवांतर चाहिए, अब अगर आपको कुल विभवांतर चाहिए, तो कुल विभवांतर के लिए आप क्या करिएगा? कुल विभवांतर के लिए आप क्या करिएगा? दोनों तरफ इंटीग्रेट करिएगा। दोनों तरफ क्या करिएगा? इंटीग्रेट करिएगा। तो जब दोनों तरफ आप इंटीग्रेट करिएगा, कुल विभवांतर के लिए, कुल विभवांतर के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। तो जब दोनों तरफ आप समाकलन करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर देखिए, जब दोनों तरफ आप समाकलन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इधर मिलेगा इंटीग्रेशन डीवी, और इधर मिलेगा कितना? इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो कि यहाँ वेरिएबल क्या है? भी है, और यहाँ वेरिएबल क्या है? आर है। तो जब भी समाकलन करेंगे तो लिमिट भी लगाना पड़ेगा। तो मैं बोला हूँ क्या कि जो वेरिएबल रहता है, जो चर रहता है डी के साथ जो लगा हुआ है, लिमिट हम लोग उसी के पद में लगाते हैं। जैसे अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx रहेगा तो x1 से x2 तक लगाते थे, अगर इंटीग्रेशन dy रहेगा तो y1 से y2 तक लगाते थे, है ना। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन dv है, तो dv में हम कहाँ से कहाँ तक गए? a से b तक। तो यहाँ पर जो विभव है वो कितना? va, और यहाँ पर जो विभव है वो कितना? vb। और यहाँ पर वेरिएबल क्या है? r है। तो r में हम कहाँ से गए हैं? R1 से लेकर के कहाँ तक? R2 तक। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब इतना बात तेरे को समझ में आ गया, मैं यहाँ कॉन्सेप्ट क्या किया कि भाई जब एक समान विद्युतीय क्षेत्र था तो ए भी कांस्टेंट था, थीटा भी कांस्टेंट था ना, तो थीटा बदल रही थी और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा था। ये ई भी कैसा था? कांस्टेंट। जब ये दोनों चीज कांस्टेंट था तो हम लोग सीधे सीधे डेल्टा भी इक्वल टू ई डॉट आर लगा देते थे, है ना। हम लोग क्या करते थे? डेल्टा भी इक्वल टू ई डॉट आर लगा देते थे। क्यों? कि दोनों कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदल रहा है, और हर जगह के लिए थीटा का मान भी क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो हर जगह के लिए जब दोस्त थीटा का मान भी बदल रहा है, हर जगह के लिए जब थीटा का मान भी बदल रहा है, ए भी बदल रहा है, तो आप डायरेक्ट ई डॉट आर नहीं लगा पाएंगे। तब क्या करेंगे कि किसी छोटे छोटे एलिमेंट के लिए हम अगर बात करेंगे तो बहुत छोटे से डिस्टेंस में विद्युत क्षेत्र में कोई बदलाव होगा क्या? बहुत छोटा सा अगर एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इसमें बदलाव नहीं होगा। अरे यार ऐसे मान ले कि ये बहुत छोटा चीज है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो बड़ा बदलाव हो जाएगा। लेकिन अगर हम बिल्कुल जरा सा एक चींटी के बराबर में खिसके, तो चींटी के बराबर में खिसके तो बदलाव होगा, लेकिन नहीं के बराबर में होगा। तो नहीं के बराबर में बदलाव होगा तो हम लोग कैसा मानेंगे? कांस्टेंट। और कांस्टेंट मानेंगे तो कांस्टेंट के कारण, छोटे से विस्थापन के कारण विभवांतर भी कैसा होगा? छोटा होगा। तो छोटे विभवांतर को ई डॉट डी आर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब क्या किए? दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए।
तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ VA से VB तक DV और यहाँ R1 से R2 तक DR। इतना चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब इतना चीज समझ में आ रहा है तो आप देखिए कि DV का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, VA से लेकर के VB तक, और इक्वल टू इधर इंटीग्रेशन R1 से लेकर के R2 तक इंटीग्रेशन E डॉट कितना, DR। अब देखो कि ये अपर लिमिट डालोगे, अब माइनस लोअर लिमिट, ऊपर वाला डालेंगे और नीचे वाला डाल के क्या करते हैं, घटा देते हैं, इक्वल टू इंटीग्रेशन R1 से लेकर के R2 तक E डॉट DR मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। और इसी VB माइनस VA को हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। इसी को जब विभवांतर बोलते हैं तो बताइए ये इंटीग्रेशन R1 से लेकर के R2 तक और ये E डॉट DR होगा कि नहीं होगा। इसमें हम लोग एक चीज छोड़ रहे हैं, क्या चीज छोड़ रहे हैं, चिन्ह को छोड़ रहे हैं, है ना। तो चिन्ह में क्या होता था, चिन्ह में क्या होता था, यहाँ पर डेल्टा भी इक्वल टू जो है तो माइनस E डॉट R होता था, है ना, माइनस E डॉट R होता था। तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस E डॉट R होगा, यहाँ भी क्या होगा, माइनस में होगा, यहाँ भी क्या होगा, माइनस में होगा। सब जगह क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। लेकिन दोस्त अगर खाली परिमाण का बात करेंगे, अगर खाली परिमाण का बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा भी, तो इस माइनस साइन को हटा देंगे, सीधे बात करेंगे R1 से R2 तक, कहाँ तक, F डॉट DR। और हमको पता है, अच्छा E डॉट DR, ठीक ना। और हमको ये पता है क्या, हमको ये पता है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम लोग जाएंगे तो विभवांतर क्या होगा, विभवांतर घटेगा, विभव घटेगा तो विभवांतर का साइन कैसा होगा, प्लस की माइनस, माइनस साइन लेंगे। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो विभव बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा तो चेंज पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव साइन लेंगे। इतना बात समझ में आया कि नहीं, तो इतना बात समझ में आया तो ये फॉर्मूला आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, किसके लिए, जब अचर रहे तब। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जिनको अगर खाली बोर्ड के लिए काम करना है तो ये सबको इग्नोर कर दीजिएगा, अगर कॉम्पिटिटिव होना है तो इस सब चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर बोर्ड के लिए आपको याद रखना है तो आप केवल इतना याद रखिएगा कि डेल्टा भी बराबर E डॉट R होता है, समझे, वो भी एक जगह उपयोग में आएगा, समझ में आ रहा है बात। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव के लिए देखना है तो ये सब चीज़ देखिए, समझे। आपको नहीं भरोसा होगा, आप लोग देखते होइएगा अपने अगल बगल का कॉपी, कंटेंट में, मटेरियल में, प्रॉब्लम में, समझे। तो अगर आप थोड़ा सा पढ़ते लिखते हैं तो आपको डिफरेंस पता चलता होगा, समझे। हम भी देख लेते हैं, आप ही लोगों में से किसी से मांग के देख लेते हैं कि दिखाओ जी क्या पढ़ा रहे हैं, 4 पन्ना पलट के हम देख लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव 1 सप्ताह पढ़ाने का चीज़ है, विद्युत द्विध्रुव कितने दिन का चीज़ है, एक क्लास का। विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण एक क्लास में पढ़ाए हैं, आप देखिए एक क्लास में भी हमको लग रहा है एक क्लास से कम का चीज़ है। 7 दिन द्विध्रुव पढ़ाने का क्या मतलब बनता है, कोई मतलब बनता है? हाँ, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना, विद्युत विभव निकालना, उस पर सवाल करना, ये सब टाइम टेकिंग चीज़ है। लेकिन खाली विद्युत द्विध्रुव का परिभाषा और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना Q इंटू 12, ये हम आपको 7 दिन पढ़ाएं तो सिलेबस कहिया पढ़ाएंगे, बताइए, है ना। तो काम पर ध्यान दीजिए। और अगर थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर रेगुलर क्लास कर रहे हैं, घर से थोड़ा होमवर्क करके आ रहे हैं तो क्लास में सब बुझाता है, क्लास बाउंस नहीं करता है। लेकिन घर पे थोड़ा सा पढ़िए, आप लोग टेस्ट में नहीं आते हैं, टेस्ट नहीं देते हैं, तो इससे मेरा नुकसान नहीं होगा, आप ही लोगों का नुकसान होगा, समझ में आ रहा है। लेवल की पढ़ाई पढ़िए, लेवल की पढ़ाई, इससे क्या होगा ना, भविष्य अच्छा रहेगा। लेकिन अगर रैंक के पढ़ोगे ना तो बेटा सब कोई मैट्रिक के बाद इंटर करता है, इंटर के बाद ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन के बाद बेरोजगार रहता है, सब कोई, है ना। क्या कहेगा कि मेरा भैया बोला है फलाना के यहाँ पढ़ लेने के लिए, लोग बोलता है ना बच्चा। आप ही लोगों में से बोलिएगा कि मान लीजिए क्या कि फलाना के पास पढ़ लेने के लिए, जरा सा भैया से पूछना कि क्या करते हो, IAS बन गए क्या, है ना। अगर बढ़िया रहता, भैया IAS बन गया रहता पढ़ के, पटना कोटा दिल्ली पढ़ाता, है ना। तो वो लफुआगिरी कर रहा है इधर उधर पढ़ के, अब वही तुमको वहीं भेजेगा कि जाओ वहीं पर पढ़ना, काहे, मेरा भविष्य तुम ही हो, समझे। इसीलिए किसी का बात नहीं यार, तुम ना पढ़ रहे हो, तुमको नॉलेज है ना, तुमको अपने विषय की समझ है ना, तुम पढ़ के देखो, कंटेंट मिलाओ। तो मैं फिर बार बार मैं बोलता हूँ क्लास में क्या कि 2 चीज़ें होती है, एक चीज़ आपको अच्छा लगेगा, है ना,
और एक चीज आपको कड़क लगेगा, मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया है, भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन अगर किसी को हो गया है तो उसके घाव को आप प्यार से सहलाइएगा ना, उसको बड़ी अच्छा लगेगा, आहा यही मेरे लिए पूरा भगवान है, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन जरा सा सोचिए, उस अच्छा लगने से क्या उसका उपचार होगा? नहीं होगा। अगर कोई कैंसर का पेशेंट है और उसको केमोथेरेपी किया जाता है तो उसमें बहुत कष्ट होता है शरीर को। केमोथेरेपी के बाद शरीर में बहुत कष्ट है, हम कितने पेशेंट का करवाए हुए हैं अपने सामने में, और हम देखे हुए हैं बहुत कष्ट होता है। आदमी खुद से उठ भी नहीं पाता है, अगर एक बार केमो चढ़ जाता है ना किसी को, तो इतना वीक हो जाता है, खुद से उठ नहीं पाता है, बहुत कष्ट है शरीर में। तो कहेगा क्या ये मेरा दुश्मन है जो चढ़ा रहा है? लेकिन बेटा ठीक इसी से होना है। तो पढ़ाई लिखाई बहुत बड़ा तपस्या है, और तपस्या में कष्ट है। मजा लेकर के पढ़ सकते हो, समझ सकते हो चीज़ों को, लेकिन ये चाहोगे कि हम मजा लेते लेते अपना सारा काम कर लें, तो ये नहीं होता है। हाँ, मजा लेकर के चीज़ों को घुमा फिरा करके प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ करके आप समझ सकते हैं, लेकिन सवाल तरीके से ही बनेगा, और सवाल बनाने में कष्ट है, इसीलिए लेवल के चीज़ को सेलेक्ट करिए। क्या, मान लीजिए हमसे कल होम ट्यूशन में मेरा बच्चा पूछा कि सर आप जब 11 12 में पढ़ते थे तो कहाँ पढ़ते थे? तो हम उसको सारे टीचर्स का नाम बताए अपना। हम बोले कि देखो भाई, हम फिजिक्स पढ़ते थे भूपेश कुमार के यहाँ, और मैथ्स पढ़ते थे विकास राही के यहाँ। तो केमिस्ट्री सर, तो हम बोले देखो बेटा, केमिस्ट्री हम पकड़े थे 3 अलग अलग टीचर के पास, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, जिसमें से हमको इनऑर्गेनिक तो साफे नहीं बुझाया, तो उसको फुल पेड पैसा दे करके हम 1 महीना क्लास गए और छोड़ दिए। ठीक ना? फिजिकल कुछ दिन तक बुझाया, वो टीचर अच्छा नहीं था, जबकि फिजिकल सब्जेक्ट अच्छा, उसको भी हम 1 1.5 2 महीना में छोड़ दिए, फिजिकल हम खुद से पढ़ लिए। ऑर्गेनिक हमको बहुत अच्छा बुझाता था, बहुत अच्छे टीचर भी मिले थे। आप लोग सुने होइएगा नाम, पटना में एक पार्थ आश्रम है, और पार्थ आश्रम के जो फाउंडर है उनका नाम है कुमुद रंजन, और कुमुद रंजन से हम ऑर्गेनिक पढ़े, वो बहुत अच्छे टीचर है ऑर्गेनिक। वो हमको बुझाता था, खूब अच्छा पढ़ते थे, तो फुल पेड दे करके हम छोड़ दिए, हमको क्वालिटी नहीं मिला। कहा कि सर आपको कितना पैसा खर्चा हुआ? तो हम बोले भाई 2 साल का ट्यूशन फी हम करीब करीब, 1 साल का ट्यूशन फी हम करीब करीब 50,000 रुपये उस टाइम में देते थे, क्योंकि 18,000 रुपये 1 साल मैथ्स पढ़ाने के लिए थे, फिजिक्स का भी उतना ही लिए थे, केमिस्ट्री का हमको लग रहा है कि 14 की 15 हज़ार में टोटल हो गया था। केमिस्ट्री हमको नहीं बुझाया, हम छोड़ दिए। फिर भी जेई में ना मेरा, हम लास्ट फॉल स्टूडेंट थे, समझे? एनआईटी मिल रहा था, हम नहीं एडमिशन करवाए, इसीलिए घर से भगा दिए गए, और जो घर से भगा दिए गए, इसीलिए आज आपके सामने में टीचर हैं। समझे? मेरे पापा कहे कि हमसे तुमको कोई मतलब नहीं है, तुम घर छोड़ के जा सकते हो, नहीं लिए एडमिशन तो। ठीक ना? हम घर छोड़ के आ भी गए पटना में, और पटना में हम आ गए, 10 15 दिन कैसे भी करके काटे। 10 15 दिन के बाद एक ट्यूशन पकड़े। एक ट्यूशन पकड़े कितने का? 1200 रुपये का। महीना भर पढ़ाते थे तो 1200 रुपया मिलता था, उससे अपना रोजी रोजगार चलता था। अब सोचिए पटना में 1200 रुपया में सर्वाइव करना। संजोग ऐसा हुआ कि 1 1.5 महीना में करीब करीब 4500 रुपया का ट्यूशन पढ़ाने लग गए, जिससे अपना खर्चा वर्चा निकलने लग गया, काम चलने लग गया, मज़ा भी आने लग गया। अच्छी बात यह है कि जो सबसे पहला स्टूडेंट जो पढ़ाए थे, उस समय में 9th क्लास में था, 9th पढ़ाए, 10th पढ़ाए, 11th पढ़ाए, 12th पढ़ाए, और 12th पढ़ाने के बाद लड़का आईआईटी निकाल लिया। आईआईटी निकाल लिया, आईआईटी भुवनेश्वर से बीटेक किया, और आज अमेजोन में अभी भी जाते हैं ना, तो इसके मम्मी पापा बहुत मानते हैं, और कहोगे कि ये लड़का कौन है, तो तुमको कभी बोले हैं कि जेई में 242 रैंक लाया है, उसी का बड़ा भाई। समझे? उसी का बड़ा भाई नाम है, उसका नाम है आकाश गौरव पटेल। समझे? बहुत अच्छा लड़का। इस तरीके से जो है सो काम करिएगा तो डेवलपमेंट होगा तरीके में। समझे? तो कहे कि सर तब इतना अच्छा पढ़ा लेते हैं, मैथ फिजिक्स दोनों, मैथ फिजिक्स दोनों पढ़ा लेते हैं, अच्छा भी पढ़ा लेते हैं। तुम लोगों में से तो कोई हमसे मैथ्स नहीं पढ़ा होगा, या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा ना। हम इससे पहले जिस कोचिंग में पढ़ाते थे, अब हम उसका नाम नहीं लेते हैं, लेकिन वहाँ हम मैथ्स के लिए ही अपॉइंट हुए थे छपरा में। समझे? और फिर वहाँ टीचर्स भागते रहते थे, फिजिक्स का टीचर भाग गए तो हम फिजिक्स पढ़ाने लग गए वहाँ। और पहले भी हम पटना में जब पढ़ाते थे तो हम अपने कोचिंग में फिजिक्स पढ़ाते थे, और सर के कोचिंग में मैथ्स पढ़ाते थे। समझे? तो ये लेवल है अपना, और तुमको हम चाहते हैं कि तुम मैक्सिमम लेवल को अचीव करो। तो लेवल का अचीवमेंट होगा चीज़ें पढ़ोगे तब। तो हम तुमको हमेशा बोल बोल के पढ़ाते हैं कि अगर तुमको खाली बोर्ड करना है तो इतना पढ़ो, अगर उससे आगे पढ़ना है तो देखो कैसे काम चल रहा है। और इतना पढ़ करके आप कोई भी कॉम्पिटिटिव किताब बनाइए ना भाई साहब, 60% क्वेश्चन हम बोलते हैं कि मिनिमम आपसे खुद से पहला अटेम्प्ट में बन जाएगा, और जो लोग बनाते हैं उनसे बनता है, नवीन बनाता है, देखते हैं पूछने आता है। कुछ बच्चे हैं इसमें से जो बनाते हैं, जो पूछने आते हैं, तो उनसे बनता है, पूछिए आप लोग। समझे? इतना में कोई दिक्कत है? इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए कि हम लोग पढ़े क्या, कि जो डेल्टा भी होगा
वो कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। जरा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर एक चीज आता है टर्म क्या, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन। जिसको क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज हम लोग कब करते हैं, तो फिजिक्स में जब एक से अधिक वेरिएबल आने लगे, जब फिजिक्स में एक से अधिक वेरिएबल आने लगे तो हम लोग बात करते हैं किस चीज का, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में मान लीजिए कि आपको कहे कि y इक्वल टू दिया हुआ है कुछ भी, मान लो कि r इक्वल टू तुमको दिया हुआ है क्या, r इक्वल टू दिया हुआ है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, मान लो ये दिया हुआ है ना। और इसको कहेगा क्या, इसको कहेगा क्या कि इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करिए, पार्शियली डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष इसको क्या करिए, पार्शियल डिफरेंशिएट करिए। तो जिसके सापेक्ष कहा आपको डिफरेंशिएट करने के लिए, केवल वही वेरिएबल होगा, बाकी सारा कांस्टेंट के जैसा कंसीडर किया जाता है। बाकी सारा कैसा कांस्टेंट किया जाता है, कांस्टेंट। मतलब जिसके रिस्पेक्ट में कहा पार्शियल डेरिवेशन करने के लिए, केवल वही वेरिएबल होगा, बाकी सारा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो जैसे देखो कि इसको कह दे कि पार्शियली डिफरेंशिएट करने के लिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, डी आर बाई डी एक्स, लिखेंगे कि नहीं, डी आर बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ आई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई जे, ठीक ना, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जेड की, यही करेंगे, अलग अलग डिफरेंशिएट कर लिए, डी बाई डी एक्स ऑफ आई। अब देखो कि इसमें क्या बोल रहा है कि x के रिस्पेक्ट में बोल रहा है डिफरेंशिएट करने के लिए, मतलब y और z जो दोनों चीज है ये कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, तो ये दोनों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। केवल जो ये आएगा ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, 1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब बाकी सारे को क्या करना है, कांस्टेंट मान लेना है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। तो x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट का, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ये z भी अगर कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 0। केवल x वेरिएबल है तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 1। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ। ये r वाला नहीं, डी आर बाई डी एक्स, ये r को ही तो डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो बचा के ही रखना है। अब देखिए कि इसका यूज कहाँ पर है, तो यूज कहाँ पर है, तो देखिए कि अभी ही हम लोग क्या जाने थे, अभी हम लोग जाने थे क्या कि जो डेल्टा भी होगा वो डेल्टा भी इक्वल टू कितना होगा, ई डॉट डी आर। अब इसमें ई कैसा है, वेरिएबल है, ई कैसा है, लगातार बदल रहा है। तो ई बदल रहा है मतलब एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में बदल सकता है, और मैग्नीट्यूड में भी क्या हो सकता है, बदल सकता है। जैसे मानो कि वेरिएबल में कुछ भी दिया हुआ है, ई इक्वल टू तुमको दिया हुआ है कि ई इक्वल टू जो है ये है क्या, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, वेक्टर में दिया हुआ है, और सब एक्स वाई जेड में अलग अलग ये बदल रहा होगा। कुछ भी दिया हुआ रहेगा, ऐसा मान लो ई इक्वल टू दे दिया 2x आई कैप प्लस 3y जे कैप प्लस 4z के कैप, ऐसा दे दिया। तो देखिए एक्स वाई जेड का जैसे जैसे आप अलग अलग मान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा, अलग अलग आएगा। मतलब ई कैसा है, वेरिएबल है। तो इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है कि ई इक्वल टू ई एक्स आई ई वाई जे ई जेड के, ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखा रहा है। और देखिए कि मान लीजिए कि किसी भी पोजीशन का बात करें आपसे, किसी भी पोजीशन का आपका बात करें, तो पोजीशन अगर किसी को आप लिखते हैं वेक्टर आर, इस पॉइंट को अगर आप लिखेंगे वेक्टर आर, और इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट होता होगा एक्स वाई जेड, तो आपको पता होगा इस आर को हम लोग कितना लिखते थे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यही लिखते थे, है ना। अब देखो कि अगर दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये डी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, यही ना हो जाएगा। अब तुम क्या पढ़े हो कि यहाँ से तुमको निकल के आया है डी आर इक्वल टू क्या, डी आर इक्वल टू निकला है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड कितना के। तुम ये पढ़े हो कि जो चेंज इन पोटेंशियल होता है डेल्टा भी, ये डेल्टा भी कितना होता है, ई डॉट डी आर। तो इस हिसाब से आप देखिए कि जब ई डॉट डी आर होता है तो
तो आप ये भी पढ़े होइएगा कि अगर दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए बराबर x1i प्लस y1j और प्लस z1k, और एक दूसरा वेक्टर है बी बराबर x2i प्लस y2j और प्लस z2k, तो हम लोग a डॉट बी जो लिखते थे, a डॉट बी जो लिखते थे वो कैसे लिखते थे, x1 x2 प्लस y1 और प्लस z1। ये याद है कि नहीं है? याद है। तो भाई ई डॉट डी आर जो लिखेंगे इसको ऐसे ही लिखोगे, ई के जगह पर ई एक्स आई प्लस ई वाई जे और प्लस ई जेड कितना के लिखोगे कि नहीं, और डॉट डी आर के जगह पर कितना लिखोगे, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे और प्लस डी जेड कितना के। अब ध्यान से देखना कि ए डॉट बी जो लिखना है तो इसको कितना लिखोगे, ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई और प्लस ई जेड कितना, डी जेड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखिए अब यहाँ से आप निकाल रहे हैं ये चीज़ क्या, चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा भी, है ना, चेंज इन पोटेंशियल निकाल रहे हैं डेल्टा भी। अगर ये बहुत छोटा होगा, डीवी होगा, बहुत छोटा हो जाएगा, तो आप इसको क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। इसको क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। और जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करिएगा, देखिए ये रिजल्ट तो याद रहेगा, ये रिजल्ट मैं अगले पेज में लिख रहा हूँ। और देखिए यहाँ से फिर हम आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन का कहानी समझाते हैं। क्या लिखे हैं, डेल्टा भी इक्वल टू लिखे हैं ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई और प्लस कितना, ई जेड डी जेड। यही चीज़ लिखे हैं, ई वाई डी वाई, ठीक ना। अब देखो कि डी वाई का मतलब क्या होता है, डी वाई का मतलब होता है चेंज इन वाई, वाई में कितना का परिवर्तन हुआ, यही फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा वाई को ही तो बहुत छोटा चेंज करते हैं तो डी वाई लिखते हैं, तो चेंज इन वाई। डी एक्स का मतलब क्या हुआ, चेंज इन एक्स, और चेंज इन एक्स, और डी जेड का मतलब क्या हुआ, चेंज इन जेड। अगर तुम देखो कि इसी चीज को हम लोग क्या करें, पार्शियली डिफरेंशिएट करें। क्या करें, पार्शियली डिफरेंशिएट करें, किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में। एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करें, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें। तो एक्स के अलावा बाकी जो सारा टर्म होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसमें y है और z है, इसका मतलब ये हुआ कि y और z ये जो होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। y z कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि y हमेशा यहाँ पर भी y इक्वल टू 1 रहेगा, तो यहाँ पर भी y इक्वल टू कितना रहेगा, 1। यहाँ पर भी y इक्वल टू कितना रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। तो जब कांस्टेंट हो गया दोस्त, इसको y1 y2 y3 बोलो, तो अगर चेंज इन y लिखना हो y2 माइनस y1 तो कितना आएगा, अगर y3 माइनस y2 लिखना रहेगा तो भी कितना आएगा, अगर y3 माइनस y1 लिखना रहेगा तो भी कितना आएगा। मतलब y कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब जो है सो जो चेंज इन y है, जो चेंज इन y है जिसको तुम बोलते हो dy, ये कितना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर तुम बात करो चेंज इन z का, जिसको तुम बोलते हो dz, ये 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इसका मतलब ये देखिए कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का, ऐसे जो आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो dx लिखते हैं, और पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो साइन होता है इसको डेल एक्स लिखा जाता है, समझे, डेल्टा एक्स, इसको भी डेल्टा ही पढ़ते हैं। तो देखो दो तरह का, तीन तरह का चेंज तुम देखते हो, एक डेल्टा लिखते हो तुम ऐसे, एक डेल्टा लिखते हो तुम ऐसे, एक डेल्टा लिखते हो तुम ऐसे, और एक डेल्टा तुम ऐसे भी लिखते हो, है ना। तो ये दोनों एक ही चीज होता है, लिखने का तरीका अलग अलग होता है। ये लिखते हैं, डेल्टा भी ऐसे लिखा जाता है यार, सुनो कहाँ पर थे, यहाँ पर, हाँ। देखिए कि इसमें जो है सो डेल्टा का 3 सिंबल होता है, और इस तीनों सिंबल का अलग अलग क्या मीनिंग है जो थोड़ा सा समझिए। कि डेल्टा, एक डेल्टा तो आप ऐसे लिखते हैं ट्रायंगल के जैसे, एक डेल्टा आप ऐसे लिखते हैं, और एक डेल्टा आप डी लिखते हैं। तो जो ऊपर वाला ट्रायंगल वाला डेल्टा है, उस डेल्टा का मतलब होता है एक बड़ा चेंज का बात हो रहा है। जैसे 1 घंटा का अगर टाइम इंटरवल ले, तो 1 घंटा का अगर टाइम इंटरवल लोगे तो एक बहुत बड़ा चेंज है 1 घंटा, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ट्रायंगल वाला डेल्टा के द्वारा। अगर चेंज उससे छोटा होता है, जस्ट कंपैरिजन लाइक, तो उसको बीच वाला डेल्टा। और अगर चेंज बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा का मतलब एक इंस्टेंट पे हम लोग बात करें क्या, कि टाइम में लगभग नहीं के बराबर में डिफरेंस हो,
चेंज कितने का हो, लगभग 0 के बराबर में। जैसे हम बोले कि अभी तुरंत, तो जितना देर में हम बोले उतना देर में थोड़ा टाइम बढ़ गया है ना। तुमको बोल दे हम स्टॉप, अभी रुक जाओ, तुम काउंट करते रहो, बोल दे स्टॉप, तो स्टॉप बोलने में भी हमको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बहुत छोटा ही टाइम लग रहा है। उस टाइम को हम लोग किससे दिखाते हैं, डी से। तो जो सबसे छोटा चेंज होता है वो डी, जो उससे बड़ा चेंज होता है उसको ये डेल्टा, और जो सबसे बड़ा चेंज होता है उसको ट्रायंगल वाला डेल्टा से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि dy और dz जब 0 हो गया, हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जब dy और dz 0 हो गया, तो यहाँ पर देखिए कि जो आपका डेल्टा भी लिखेंगे, जो हम आपका डेल्टा भी लिखेंगे, डेल्टा भी इक्वल टू कितना लिखेंगे, ई एक्स इंटू डेल्टा एक्स लिखेंगे, इक्वल टू, सॉरी, प्लस प्लस ई वाई इंटू डी वाई के जगह पर कितना, और प्लस ई जेड इंटू डी जेड के जगह पर कितना, ये पूरा कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डेल्टा भी मिलेगा वो कितना मिलेगा, ई एक्स टाइम्स डेल्टा। अब यहाँ से देखो कि अगर ई एक्स तुमको लिखना है तो ई एक्स इक्वल टू कितना लिखोगे, डेल वी बाई डेल एक्स। अच्छा ध्यान देना, ये चीज खाली इतना ही नहीं होता था, यहाँ पर फिर हम लोग एक चीज छोड़ रहे हैं, क्या, यहाँ पर हम लोग एक चीज क्या छोड़ रहे हैं कि ये जो होता था वो क्या होता था, नेगेटिव साइन के साथ होता था। तो ये भी जो चीज आएगा वो किस साइन के साथ आएगा, ये भी सब जगह कैसा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। ये भी सब जगह पर कैसा साइन आएगा, ये भी सब जगह पर कैसा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो जब ये सब नेगेटिव साइन आएगा दोस्त, तो ये बताओ कि यहाँ पर भी ये नेगेटिव था, और ये सब तो खैर चलो 0 ही हो गया, तो 0 हो गया तो ये भी नेगेटिव ही रहेगा, और ये भी क्या रहेगा तुम्हारा, नेगेटिव ही रहेगा यहाँ भी। तो जब ये दोनों सारा साइन नेगेटिव ही रहेगा, तो आप यहाँ पर जो लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जब आप यहाँ पर लिखिएगा, तो यहाँ पर जो ये चीज आपका आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर ये आएगा माइनस में, ये सारा माइनस में रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये भी कितना आएगा, माइनस डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स। दूसरा चीज देखिए कि अगर हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, एक सेकेंड रुक जाओ, मेरा एग्जाम देने मेरा भाई गया हुआ है। हेलो, हेलो, चलिए, इतना चीज तो समझ में आ गया। अब देखिए अगर इसी को जो है सो हम लोग क्या करें, पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दें, पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दें किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो x और z क्या हो जाएगा, x और z हो जाएगा कैसा भाई, कांस्टेंट हो जाएगा। तो x और z जब कांस्टेंट होगा तो ये देखो कि जो तुम्हारा डेल्टा x है वो कितना हो जाएगा, और जो तुम्हारा डेल्टा z है वो कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 0। चेंज इन x 0 और चेंज इन z कितना, 0। किसमें, डेल्टा वाला ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। चलिए देखिए, तो अगर डेल्टा x आप लिखिएगा तो ये कितना, 0, और डेल्टा z भी लिखिएगा तो ये भी कितना, 0। अब देखो कि जो तुम्हारा इक्वेशन है वो इक्वेशन कितना है कि डेल्टा भी बराबर है माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई कितना, डी वाई, और माइनस ई जेड कितना, डी जेड। अब देखो कि इसमें जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये पूरा 0 हो गया, और ये भी पूरा कितना हो गया, 0 हो गया। यानी कि डेल्टा भी बराबर जो बचेगा वो कितना बचेगा, माइनस ई वाई और डेल्टा वाई।
फिर डेल्टा वाई को इधर लेके आ जाओगे तो माइनस ई वाई इक्वल टू जो बचेगा वो कितना बचेगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई। और ये जो ई वाई हो जाएगा, ये ई वाई कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई। इसी तरीके से अगर आप इसको फिर से पार्शियली डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में। जब इसको पार्शियली आप डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू जेड में, तो जेड में तब आपको क्या मिलेगा, देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में किए तो डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स आया, वाई के रिस्पेक्ट में किए तो डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई, जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो ई जेड बराबर जो है सो माइनस डेल्टा वी, माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो देखिए आपको याद क्या सब रखना है, याद क्या सब रखना है कि अगर हम लोग बात करें किस चीज़ का, सबसे पहले बात किए थे क्या कि अगर कांस्टेंट रहे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा भी ई डॉट आर माइनस साइन के साथ लिखते थे, और इसी को जब मैग्नीट्यूड में लिखते थे तो कितना लिखते थे, ई डॉट आर। दूसरा चीज़ क्या देखे कि अगर वेरिएबल रहे तो वेरिएबल रहे तो डेल्टा भी इक्वल टू कितना लिखे, इंटीग्रेशन R1 से लेकर के R2 तक ई डॉट कितना, डी आर। तीसरा चीज ये देखे कि अगर हम इसी चीज को पार्शियली डिफरेंशिएट करने लग गए, तो जब पार्शियली डिफरेंशिएट करने लग गए तो देखिए क्या कि जो आपको ई एक्स निकालना है वो ई एक्स इक्वल टू कितना निकाले, डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। अगर ई वाई निकालने लग जाए तो इसको कितना लिखे, डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई। और अगर ई जेड निकालने लग जाए तो इसको कितना लिखे, डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड, और सब में साइन कैसा, माइनस का। अब तुम देखो कि अगर तुमको ई नेट लिखना है तो इसको ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप और प्लस ई जेड के कैप, यही तो लिखे थे ना, यही ना लिखे थे। अब इसमें ई एक्स का वैल्यू डाल दीजिएगा तो माइनस डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स टाइम्स आई कैप माइनस डेल्टा भी बाई डेल्टा वाई टाइम्स जे कैप और माइनस डेल्टा भी बाई डेल्टा जेड टाइम्स कितना, के कैप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब सवाल उठता है क्या कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, है ना। तो देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, ये एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि v इक्वल टू दिया हुआ है कितना, v इक्वल टू दिया हुआ है कितना, एक्स आई प्लस 3yj प्लस 4z के। ध्यान देना, तुमको क्या कह रहा है, तुमको क्या कह रहा है कि तुमको कह रहा है क्या कि बिंदु बिंदु 1 2 3 पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। इसमें देखो दो चीज पढ़े हैं कि एक, जब विद्युत क्षेत्र दिया हुआ रहे तो विभवांतर कैसे निकाला जाएगा ये, और जब विभवांतर दिया रहे तो विद्युत क्षेत्र कैसे निकाला जाएगा ये। अब देखिए इसमें खाली ध्यान ये देना है कि पार्शियली डेरिवेटिव करना है। तो जब पार्शियली डेरिवेटिव करना है तो ये चीज देखो, ये है तुम्हारा क्वेश्चन कि v बराबर इतना दिया हुआ है और तुमको e निकालना है। तो सबसे पहले ई एक्स निकालोगे, तो ई एक्स कितना निकालोगे, माइनस डेल्टा वी बाई कितना, डेल्टा एक्स, है ना। अब देखिए कि v के जगह पर कितना डालिएगा, माइनस माइनस डेल्टा, और v के जगह पर आपका कितना है, एक्स आई प्लस 3yj और प्लस 4z कितना के, 4z कितना के। अब देखिए कि इसमें पार्शियली डेरिवेटिव है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, जो नीचे है उसके रिस्पेक्ट में। रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, इसका मतलब y और z कैसा होगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन पहले ही पता चल रहा है, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा दोस्त, साइन कैसा है,
माइनस का, तो इसको कितना लिखेंगे 1 आई कैप, आई कैप बच रहा है। अगर देखिए कि आपको ई वाई निकालना है तो ई वाई इक्वल टू कितना पर है माइनस डेल्टा भी बाई डेल्टा, इसका मतलब कितना हो गया माइनस डेल्टा भी के जगह पर कितना एक्स आई कैप प्लस 2y जे कैप और प्लस 4z कितना के कैप। अब देखो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, नीचे कितना है डेल्टा y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका मतलब x और z कैसा होगा कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ये कितना और ये कितना बचेगा कितना माइनस डेल्टा 2y जे कैप और बाई कितना डेल्टा। अब देखो 2y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2, क्या बोले, अच्छा ये 3y है, अच्छा चलिए तो ये कितना देखिए 3y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और जे कैप है तो ये कितना हो गया -3 जे कैप। इसी तरीके से अगर आपको ई जेड लिखना हो तो ई जेड लिखना हो तो देखिए माइनस साइन माइनस एक्स वाई वाला कितना एक्स वाई कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, और जेड वाला 4z है तो 4z का डिफरेंशिएशन कितना के वाले के साथ के कैप। अब देखो कि अगर तुमको ई लिखना है तो ई बराबर कितना लिखते हो ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, और सबका वैल्यू रखोगे ई एक्स का वैल्यू कितना आया है -1 आई कैप -3 जे कैप और माइनस कितना 4 के कैप। अगर कोई आदमी पूछे कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ तो मैग्नीट्यूड कितना लिखते हो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यानी -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस माइनस, सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? इतना अगर बात समझ में आ गया है तो अगले दिन के लिए क्वेश्चन लिखिए और इसको बना के आइएगा कि यदि v बराबर 4xy आई कैप प्लस 3yz जे कैप है तो बिंदु 230 पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें। विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें, ये क्वेश्चन आप लोग बना करके घर से आइएगा, समझे। सुनिए ये टॉपिक रिलेशन किस चीज में विद्युत विभव में और विद्युत क्षेत्र में खत्म हो गया। यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दिया रहेगा ई तो कहेगा विभवांतर निकालने के लिए, तो ई दिया रहेगा कहेगा विभवांतर निकालने के लिए, तो ये कहानी कर दोगे काम हो जाएगा। और अगर भी दिया रहे तब बोले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए तो ई एक्स ई वाई ई जेड निकालोगे कैसे पार्शियल डिफरेंशिएट करके, और पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसके अलावा सारा क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 डालोगे और फिर वेक्टर लगा दो ना काम हो जाना। ठीक है, इतना ही कहानी है इसका, इतना पढ़ के आइएगा तो अगले दिन हम लोग अगला टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर रिलेशन खत्म हो जाता है। काफ़ी आज के लिए।